संसद की सुरक्षा में हुई चूक के चलते संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, जिसके चलते संसद को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर सत्र के 10वें दिन आज 15 दिसंबर को दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा। विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के सदन में बयान और इस्तीफे की मांग की। दोनों सदनों की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला जैसे ही कुर्सी पर बैठे, हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए। हंगामे के चलते लोकसभा 11:02 और राज्यसभा 11:09 पर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। जब 2 बजे दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। इसके बाद कार्यवाही सोमवार 18 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले शुक्रवार को सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विपक्ष के 14 निलंबित सांसदों ने प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि दोनों सदनों में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने इन सांसदों से मुलाकात की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने 14 दिसंबर को कहा था, अगर संसद में घुसने वाले मुसलमान होते तो ये लोग देश दुनिया में तूफान मचाते। उसी के नाम ये लोग देश में उन्माद मचा देते। अगर कांग्रेस के सांसद भी अनुशंसा पर आए विजिटर्स ने ऐसा किया तो देखते कि इनका रवैया क्या होता। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा खुद पुलिस के समक्ष हाजिर हुए, जहां से उन्हें राजपीपला ले जाया गया। गुजरात के नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा के आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा खुद पुलिस के समक्ष हाजिर हुए। चेतर वसावा को डेडियापाड़ा से राजपीपला पूछताछ के लिए लाया गया और सुबह डेडियापाड़ा कोर्ट में उन्हें पेश किया गया। यहां पुलिस द्वारा चेतर वसावा के रिमांड मांगे जा सकते हैं। चेतर वसावा को डेडियापाड़ा ले जाने के लिए 2 पीएसआई, 1 पीआई और पुलिस जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। विधायक चेतर वसावा के 3 दिन के रिमांड मंजूर कर लिए गए हैं। चेतर वसावा पर वन विभाग के कर्मचारियों की पिटाई किए जाने के आरोप लगे थे। कल वे खुद ही पुलिस के समक्ष हाजिर हो गए। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस द्वारा चेतर वसावा के 15 दिन के रिमांड मांगे गए थे, लेकिन कोर्ट द्वारा 3 दिन के रिमांड मंजूर कर लिए गए हैं। आ પોલીસના રિમાન્ડની માંગણીની સામે માનની ધારાસભ્ય ચૈતરભાઈ વસાવા તરફથી વકીલ તરીકે અમોએ પક્ષ રાખ્યો અને બંને પક્ષની દલીલો સાંભળ્યા પછી નામદાર ડેડિયાપાડા કોર્ટે 18 તારીખે બપોરે 12 વાગ્યા સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। પોલીસે જે શબ્દો રિમાન્ડ અરજીમાં માનની ચૈતરભાઈ વિશે વાપર્યા છે એ ખૂબ જ અપમાનજનક અને ખૂબ જ બેહુદા શબ્દો છે। પોલીસે એવું લખ્યું છે કે આ કામના આરોપી એટલે કે ચૈતરભાઈ ઢોંગી છે, જે બિલકુલ સ્વીકારી ન શકાય એવી એકદમ નિમ્ન કક્ષાની બાબતો અંદર લખાઈને આવી છે। એમ રાજકીય આકાઓના ઈશારે આવા નિમ્ન શબ્દો ધારાસભ્ય વિશે કોર્ટમાં વાપર્યા એ બદલ મેં નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન પણ દોર્યું છે। કોર્ટે એ બાબતનું ધ્યાન પણ એનું સંજ્ઞાન લીધું છે અને અમે પહેલેથી જ કહેતા આવ્યા છીએ કે આખી ઘટના જે છે એ રાજકીય ઘટના છે। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ज्यादातर लोग फ्लाइट या ट्रेन लेना ही पसंद करते हैं, लेकिन कितना सुविधाजनक हो अगर बाय रोड दिल्ली से मुंबई की जर्नी सिर्फ 12 घंटे की हो जाए। और यह बात अब हकीकत बनने जा रही है। देश की सड़कों को और खासकर नेशनल हाईवेज को सुचारू करने का काम केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बखूबी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक बड़ा प्रोजेक्ट है दिल्ली से मुंबई तक का नेशनल हाईवे। और ये आपके लिए खुशखबरी की बात होगी कि जब दिल्ली और मुंबई के बीच ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा, 24 घंटे की दूरी सिर्फ 12 घंटे में तय हो जाएगी। यानी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में सिर्फ 12 घंटे लगेंगे। आप सोचिए, अगर ऐसा होता है तो ये शायद एक वे अहेड जैसी बात होगी, जब हम सोच से थोड़ा सा आगे चले जाएंगे कि सिर्फ 24 से 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकेगा। शायद ये ट्रेन या बस से भी
कम समय में दूरी तय हो पाएगी। हाल ही में दिल्ली से जयपुर तक का जो स्ट्रेच है वो तो खोल दिया गया है और आम जनता को दिल्ली से जयपुर पहुंचने में आधे घंटे की दूरी भी कम हो गई है। और अगर मेरे पीछे जो ये आप हाईवे देख रहे हैं वो दिल्ली और मुंबई तक का 2 ही महीने में शायद ये काम खत्म हो सकता है। हाईवे काफ़ी बनकर तैयार है और हो सकता है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी खुद इस हाईवे का उद्घाटन करे। जैसे ये हाईवे बनकर तैयार होता है, दूरी जो है वो 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। और ज़्यादा खुशी की बात ये भी है कि ना सिर्फ दिल्ली से मुंबई, बीच बीच में बड़े शहरों में डाइवर्जन भी दिया गया है ताकि दिल्ली से मुंबई तक बीच में आने वाले हर बड़े शहर को इसका फ़ायदा होगा। दिल्ली से मुंबई के बीच ग्रीन एक्सप्रेस वे बन रहा है जो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत 5 राज्यों से गुजरेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से 98,000 करोड़ रुपयों के खर्च से बनने वाले 1380 किलोमीटर लंबे ग्रीन एक्सप्रेस वे का 430 किलोमीटर लंबा हिस्सा गुजरात से गुजरेगा। मोदी सरकार की योजना ई हाईवे बनाने तक की भी है, यानी ट्रक और बस इस नेशनल हाईवे पर 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से चल पाएंगे। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस वे का काम पूरा होने पर यात्रियों को तो फायदा होगा ही, नागरिकों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही बिजनेस को बहुत बड़ा प्रमोट होगा क्योंकि लॉजिस्टिक खर्च भारत में बहुत ज़्यादा है, उसमें करीबन 70% की कटौती हो जाएगी। खासकर अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बिजनेस करने से कतराती है क्योंकि यहाँ लॉजिस्टिक का खर्च, परिवहन का खर्च बहुत ज़्यादा लगता है और ऐसी कंपनियों को भी ये हाईवे बन जाने से काफ़ी फ़ायदा होगा। छोटे व्यापारियों को, सरकारी कंपनियों को और स्टार्टअप को भी काफ़ी राहत मिल सकेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाने की ज़रूरत पिछले कई वक्त से जो बिजनेसमैन है वो जता रहे थे, इंडस्ट्रीज है वो लगातार ये मांग कर रही थी और आखिरकार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। करीबन काफ़ी काम खत्म हो गया है, कुछ ही महीनों में इसे जनता के लिए खोल दिया जाएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाने के 3 बड़े फायदे होंगे। सबसे बड़ा, लॉजिस्टिक खर्च घटेगा, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में तेज़ी आ जाएगी क्योंकि यहाँ हमने देखा है हाईवे पर ट्रक 2-2, 3-3 दिन चलते हैं तब जाकर किसी शहर पहुँचते हैं और तब जाकर वो सामान का सप्लाई होता है। ऐसे में डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई में तेजी आ जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के बन जाने से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत शहर की आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों के लिए समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे, ऐसा माना जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के बीच ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है वैसे तो खोला नहीं गया है, फिर भी कुछ वाहन चालक इस पर चढ़ जाते हैं और ऐसे में हाईवे पर काम करने वाले एक कर्मचारी को कल परसों चोट लगने की घटना भी घटी थी। कर्मचारी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और ऐसे में ये जो हाईवे है उसे इस तरह से हर्डल लगाकर हर जगह से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी वाहन चालक गलती से भी इस सड़क पर ड्राइव ना कर सके। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर कार्य का प्रारंभ 2019 में हुआ था। फिलहाल 1380 किलोमीटर में से 1200 किलोमीटर से ज्यादा का काम कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया है जो फिलहाल चल रहा है। दिल्ली से मुंबई तक पहुंचाने का ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है उसका काम अलग अलग निर्माण कंपनियों को दिया गया है। वडोदरा के आसपास ये काम पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है। हर कंपनी को 30 किलोमीटर का ही काम दिया गया है क्योंकि जब एक्सप्रेस हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे बनता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें चाहिए, बहुत सारे कर्मचारी चाहिए। ऐसे में सिर्फ 30-30 किलोमीटर का दायरा हर कंपनी को दिया गया है और वडोदरा के आसपास जो हाईवे बन रहा है वो पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बना रही है। गुजरात में 35,000 करोड़ की लागत से 430 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे से भी जुड़ जाएगा। इस हाईवे पर यात्रा को और शानदार बनाने के लिए 33 रोड साइड सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इस हाईवे के बन जाने से गुजरात राज्य में रोजगार की नई सीमाएं खुल जाएंगी। एक बार संसद में कहा गया था कि भारत की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बना दिया जाएगा। हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें अब शायद सही मायनों में बन रही है। कम से कम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को देखकर तो ये कहा ही जा सकता है काफ़ी बनकर तैयार है और जैसे ही बनकर तैयार होगा सुविधाओं में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। स्पीड से, तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलेंगी और दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुँच जाएंगी।
सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरी का VNM टीवी के लिए। गुजरात की वडोदरा कोर्ट में इन दिनों चुनावी माहौल है क्योंकि 22 दिसंबर को यहां वडोदरा वकील मंडल के चुनाव होने वाले हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में जितने दिलचस्प लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, उससे भी ज़्यादा दिलचस्प यहाँ MS यूनिवर्सिटी के चुनाव होते हैं और उससे भी ज़्यादा दिलचस्प होते हैं वडोदरा वकील मंडल के चुनाव। हजारों वकीलों के बीच जब अपना प्रतिनिधि चुनने की बारी आती है तो वकीलों में जो उत्साह देखने मिलता है वो हमेशा ही वडोदरा शहर देखता आया है। इस बार भी 22 दिसंबर को वडोदरा वकील मंडल के चुनाव का आयोजन हो रहा है और पूर्व अध्यक्ष नलिन पटेल मेरे साथ है। फिर एक बार कंटेस्ट कर रहे हैं और किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी, पिछली बार जो मुद्दे उठाए थे उनमें से कितने पूरे हुए? नलिन भाई, बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार 1 साल आप काफ़ी वक्त से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पिछले बार जिन चुनाव मुद्दों पर काम हुआ था उनमें से कितने पूरे हुए हैं? पूरे गुजरात में इस बार AIB की एग्ज़ाम देने वाले अगर यंग एडवोकेट जो है उसकी संख्या कम से कम 12,000 हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर साल नए नए जो वकील है वो सभी जगह वकालत में आ रहे हैं। तो बड़ौदा में भी इतने सारे हर साल नए वकील आते हैं कि वो सभी वकीलों को दिशा देना ज़रूरी है और वो काम सीनियर वकील कर रहे हैं, मगर सीनियर वकील भी इतने काफ़ी नहीं है कि सभी जूनियर वकील को अपनी ऑफिस में रख सकें। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो नए नए वकील आते हैं उसको प्रॉपर कोचिंग मिले, उसको किस ढंग से कोर्ट में पेश आना चाहिए, किस ढंग से उलट तपास करनी चाहिए, किस ढंग से कोर्ट में अपना केस पेश किया जा सकता है, वो सब बेसिक है रिक्वायरमेंट। वो अगर उनके अंदर आएगी, स्किल डेवलपमेंट आएगा। लीगल तो सभी वकील अपनी यूनिवर्सिटी में जहाँ से LLB करके आते हैं उनको लीगल नॉलेज तो मिलता ही है, मगर वो पुस्तक का ज्ञान है। यहाँ कोर्ट में प्रैक्टिकल किस तरह काम किया जाता है वो बेसिक है और वो हमने अगले साल भी हमने ये चुनाव में ये हमारा मुद्दा था, एजेंडा था और उस एजेंडे पे हमने काम किया है। आप देखोगे कि इस साल हमने कितने जूनियर वकील को स्किल डेवलपमेंट के क्लासेस में अलग अलग फैकल्टियों को बुला के उनको हमने मार्गदर्शन दिया है। चाहे वो AIB की एग्ज़ाम हो या फिर जुडिशरी की एग्ज़ाम हो या फिर कोर्ट में जाने के बाद अपना केस की तरह पेश किया जा सकता है, वो सब नॉलेज के लिए हमने बहुत सारा काम किया है। और बेसिक तरीके मैं आपको बात कहूँ तो ये नए जो वकील है उनको ये बुक्स ऑफ लॉ जो है वो ख़रीदने के लिए भी काफ़ी अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। हम उनको पूरी लाइब्रेरी तो नलिन पटेल नहीं दे सकता है, मगर कुछ न कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने जीवन में विद्यादान महादान समझ के सब वकीलों को निःशुल्क अपने कार्य में आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ लॉ का मटेरियल मैं विनामूल्य देता हूँ। और उससे क्या होता है कि सभी वकील को एक अनेरा उत्साह आता है कि काम करने का और पढ़ने का, वो सब वातावरण में दे रहा। हर साल सैकड़ों की संख्या में नए जूनियर वकील एडिशन में आ रहे हैं। पहले ही हजारों की संख्या में वकील हैं और नए जूनियर वकील तैयार हो रहे हैं और उनके लिए कुछ काम करने की चाह रखते हैं नलिन भाई। नलिन भाई, इस बार जो चुनावी माहौल है कैसा है? कुछ ही दिन बचे हैं अब। चुनावी माहौल तो है ही, और उसमें जो दूसरी पोस्ट के लिए भी जो लड़ रहे हैं वकील, वो भी अभी शादी की भी मौसम चल रही है, इसलिए कोर्ट में आज भी थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं। मगर आप देखना 1-2 दिन के बाद, और वैसे भी हमारा ये क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए आप अगर वहाँ शाम को आओगे तो वहाँ तो पूरा माहौल आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ ही चुनाव हो रहा है। इसलिए उसकी भी इफेक्ट यहाँ कोर्ट में दिन को होती है। इसलिए यहाँ कोई वकील अभी ज़्यादा है नहीं, और सभी वकील जो अभी अलग अलग पोस्ट पे लड़ रहे हैं वो क्रिकेट ग्राउंड पे अपना कैनवासिंग करने आते हैं, इसलिए यहाँ थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको वडोदरा के कोर्ट में वकीलों की क्या क्या ज़रूरत है जिन पर और आगे काम होना चाहिए? वकीलों की ज़रूरत ये है कि जब भी वो पुलिस स्टेशन में जाए या कहीं जज के सामने कोर्ट में जाए, अपना मान सम्मान तो उनको मिलना चाहिए। और नलिन पटेल को वोट मतलब मान सम्मान को वोट है। मैं सभी वकीलों को ऐसा देखना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी जाए अपनी काबिलियत से वो अपना केस जीते और अपनी रजूआत भी अच्छी कर सके और सभी जगह उनको मान सम्मान मिले। ये मेरा
पहला कर्तव्य है। इस बार ऐसा लग रहा था कि नलिन पटेल निर्विरोध जीत जाएंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे लास्ट डे पर हसमुख भट्ट ने भी उनकी अपोजिशन में फॉर्म भरा है और इसलिए हमेशा ही ये चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है आपके प्रतिस्पर्धी के रूप में। वैसे लास्ट डे तक हसमुख भाई मना कर रहे थे कि नहीं फॉर्म भरे, लेकिन लास्ट डे पे भरा गया है, क्या कहेंगे इस पर? लास्ट डेट थी तो भरने वाले तो थे ही वो, मगर सभी को बोल रहे थे कि मैं नहीं भरूंगा, माहौल क्रिएट कर रहे थे और इस तरह इमोशनल सबको बना के अपने लिए कुछ ना कुछ तैयारी तो कर रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हकीकत में नहीं लड़ना चाहते थे। अंदर तो उसके अंदर भीतर तो यही बात थी कि सभी लोग मुझे बोले कि क्यों मैं नहीं लड़ रहे, आप लड़ो ना, हम तुम्हारे साथ ही, ये सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये माहौल क्रिएट किया था। आपको लगता है आपके खिलाफ भी लोग हैं कोर्ट में? मैं तो एक सामान्य नलिन पटेल हूँ। आप भारत देश की बात करोगे तो नरेंद्र मोदी तो कितने बड़े हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, फिर भी उनके भी खिलाफ में थोड़ा तो वर्ग है ना, और वो थोड़ा वर्ग होगा, अपोजिशन होगा, तो सभी को काम करने की भी मजा आएगी और लोगों को भी लगेगा कि नहीं अपोजिशन वाला सच है या जो काम कर रहा है वो सही है। बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब ऑपोजिशन हो। अगर दिवालीपुरा कोर्ट वाली जो सड़क है वहाँ से फिलहाल आप गुजरेंगे तो दोनों तरफ आपको लगेगा कि मेला लगा हुआ है, पोस्टर लगे हुए हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, वकीलों के जो कंटेस्ट कर रहे हैं उनके। पोस्टर वॉर कहा जाता है जो हर साल चलता है, इस बार भी चल रहा है और पोस्टर फाड़ने तक की खबरें आ रही है। ये पोस्टर वॉर क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता है कि हमेशा आप लोग इतना बढ़ चढ़कर प्रचार भी करते हैं, पोस्टर फाड़ने तक की घटनाएं घटती है। क्या कहेंगे इस पोस्टर वॉर पर? तो आप देखेंगे कि पोस्टर जो लगे हैं उसमें सभी के पोस्टर सुरक्षित है, सिर्फ नलिन पटेल के पोस्टर बात करके। हमारे पोस्टर वो चाहे किसी भी तरह से कोई फाड़े ना फाड़े, मगर सभी जो मतदार है, वकील मित्र हैं, उनके दिल तो फाड़ नहीं सकने वाले ने। वहाँ मैं बैठा हूँ, वही मेरा असली पोस्टर है। तो आपको लगता है कि जानबूझकर आपके पोस्टर फाड़े जाते हैं? कुछ न कुछ तो कुछ है, क्योंकि सिर्फ मेरे ही पोस्टर क्यों फाड़े, दूसरे के सुरक्षित और मेरे क्यों नहीं? तो कुछ न कुछ तो है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि अपोजिशन ने मेरा पोस्टर फाड़ा है, मगर कुछ तो गड़बड़ है, मगर मैं इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगले साल आप देखोगे तो मेरे लिए पोस्टर के लिए कोई जगह ही नहीं बचाई थी, तो मैं बिना पोस्टर भी मैं जीत गया था, और इस बार तो मुझे थोड़ी जगह मिली भी है, तो माहौल कुछ अलग ही है। कितने आश्वस्त है आप अपनी जीत के लिए? देखो, मैंने जो काम किए हैं और सभी के दिल में कुछ न कुछ मैं रख के जाने वाला इंसान हूँ मेरे लिए। तो मैंने जो आज तक जो काम किया है वो दिल से मुझे वोट देने वाले हैं, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी जीत निश्चित है। और आपके पैनल से और कौन कौन दावेदारी कर रहा है? देखो, ये बीजेपी या कांग्रेस ऐसी कोई पैनल नहीं होती है। यहाँ तो क्या है, सभी जो वकील है हमारे साथ में बैठने उठने वाले होते, वो अपने तरीके से लड़ते हैं, मगर हाँ इतना चौकस है कि इसमें से कहीं हमारे दोस्त है वो हमारे लिए है, और कहीं ऐसे भी है कि सामने वाले के लिए भी है। मगर आज का जो माहौल है वो मुझे लगता है कि सभी जो कैंडिडेट है उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि नलिन पटेल जीत के आएगा तो हमको सबको काम करने की मजा आएगी। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको सपोर्ट मिल रहा है? देखो, मैंने ऐसा कोई सपोर्ट मांगा नहीं है, क्योंकि ये हमारा कोर्ट का इलेक्शन है, उसमें न तो कोई पक्षापक्षी है, न कांग्रेस न बीजेपी। भाजपा के अध्यक्ष इलेक्शन में आते जरूर हैं, कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहता वो है। आते हैं, शुभेच्छा के तौर से आते हैं ना। चलिए, 22 दिसंबर को चुनाव है और नज़र बनी रहेगी। मैं हमेशा आपको इस चुनाव से रूबरू कराती रही हूं और 22 दिसंबर को जब चुनाव होगा तब भी वीएनएम के जरिए ये पूरा माहौल पहुंचेगा। नलिन पटेल अध्यक्ष पद के रूप में दावेदारी कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। कौन जीतेगा और कौन वकील मंडल की कमान संभालेगा, उस पर वडोदरा शहर की नजर है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा में 17 कामों को अनुमति दी गई है। वहीं इस स्थायी समिति में पास किया गया एक प्रस्ताव विवाद का कारण बना है। वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा में अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग, जमीन प्रॉपर्टी विभाग, ड्रेनेज बरसाती गटर प्रोजेक्ट विभाग, मैकेनिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विभाग, जल आपूर्ति विभाग जैसे कई कामों को अनुमति के लिए रखा गया, जिसमें से जमीन प्रॉपर्टी विभाग का दंतेश्वर की जमीन का मुआवजा देने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है। वहीं L&T कन्वर्ट्स से वाघोड़िया जंक्शन तक नेशनल हाईवे के समानांतर
8.81 करोड़ के खर्च से बरसाती चैनल बनाने के काम को भाजपा कार्यालय में आयोजित संकलन मीटिंग में मनाही के बावजूद स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री द्वारा पास कर दिया गया है। આજે મળેલી સ્થાયી સમિતિમાં કુલ 18 દરખાસ્તો મૂકવામાં આવી હતી, જેમાંથી 17 મંજૂર થઈ છે અને એકને પરત કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જે પ્રપોઝલ મંજૂર થયા છે એમાં એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ દ્વારા લગભગ 346 દુકાન છે, એમાંથી 256 થી 57 દુકાનોનું જે ઓપ્શન થવાનું છે એના માટેની જે સમિતિ છે એમાં જૂના સ્થાયી સમિતિના સભ્યો રિટાયર થતાં નવા 2 સભ્યો ડૉક્ટર રાજેશા અને મીનાબા ચૌહાણની નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે. વડોદરા શહેરમાં દંતેશ્વર વિસ્તારમાં 18 મીટરના રસ્તા રેસામાં કપાતી 395 રેવન્યુ સર્વે નંબરવાળી જમીનનું જે વળતર ચૂકવવાની દરખાસ્ત હતી એને વધુ સાધનિક પુરાવા સાથે અવલોકન અને પૂરેપૂરી માહિતી સાથે ફાઇલ ફરી સ્થાયીમાં લાવવા માટે આઇટમને પરત કરવામાં આવી છે. આજવા રોડ પર એકતા નગરમાં જે નાની ગરીબ વસ્તી રહે છે ત્યાં અલગ અલગ મહોલ્લાઓમાં ગટરની સમસ્યા પુષ્કળ હતી, એના માટે ઘણી બધી રજૂઆતો આવતી હતી. આજે એ વિસ્તારમાં ડ્રેન નેટવર્ક નાખવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. પશ્ચિમ ઝોનમાં નવીન વરસાદી ગટર નાખવાના ઇજારાને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. હાઈવે પર ખાસ કરીને LNTથી લઈને વાઘોડિયા જંકશન સુધી વરસાદી ચેનલ હાઈવેને સમાંતર 3x3 મીટરની 1 કિલોમીટર એરિયામાં 8 કરોડના ખર્ચે 8.23 કરોડના ખર્ચે નાખવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. આમ અલગ અલગ વિકાસના કામો મંજૂર કરી અને વડોદરાના વિકાસને વેગ મળે એ દિશામાં સ્થાયી સમિતિના સભ્યોએ આજે તમામ દરખાસ્તો મંજૂર કરી.